कहानी की शुरुआत में हमें जोई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उसकी बड़ी बहन को भी देखते हैं जो उसे एक नई कार गिफ्ट करती है। दरअसल जोई न्यू मैक्सिको जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, इसीलिए उसकी बड़ी बहन उसे ये कार गिफ्ट करती है ताकि वो आसानी से वहाँ जा सके। हालांकि उसकी बड़ी बहन ये नहीं चाहती थी कि जोई वहाँ जाए, लेकिन जोई का बॉयफ्रेंड वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है, इसलिए उसका वहाँ जाना बहुत जरूरी था। एक चीज आप यहाँ ध्यान देना कि जोई सुन नहीं सकती है, इसलिए उसकी बड़ी बहन उससे साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करती है। उसकी बड़ी बहन उससे कहती है तुम नई जगह पर जा रही हो, इसलिए वहाँ के लोगों से थोड़ा सावधान रहना। रास्ते में जाते वक्त जोई अपने बॉयफ्रेंड नोवा को मैसेज और फोटोज भेज रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड टेंशन में आ जाता है, इसलिए वो उसे हर जगह की फोटो भेजती रहती है। न्यू मैक्सिको में एंटर करने के बाद वो अपनी कार को ले जाकर एक जगह पर रोक देती है। इस जगह पर उसकी मुलाकात हेनरी नाम के एक आदमी से होती है जो हाथों से अजीब चीजें बनाकर उन्हें बेचने का काम करता है। चीजों को देखकर हम ऐसा मान सकते हैं कि वो तांत्रिक भी है। इस आदमी पर ध्यान देना, ये आगे बहुत काम आने वाला है। इसके बाद जब जोई जाने लगती है तब वो एक बार फिर से अपने फोन में फोटोज क्लिक करती है। वो नोवा को मैसेज भेज रही होती है, तभी उसका ध्यान भटकता है और उसके सामने अचानक एक आदमी आ जाता है। वो तो शुक्र था कि वो सही समय पर कार को घुमा लेती है। उसी समय जोई कुछ गुंडों को देखती है जो अपनी कार से दबंगों की तरह एक आदमी को रौंद रहे होते हैं। अचानक उस आदमी का पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय दबंगों की कार आती है और उसे कुचलते हुए निकल जाती है। ये देखकर जोई काफी ज्यादा डर चुकी थी। रोड पर पड़े हुए आदमी को वो बचाना चाहती थी। जल्दी से वो कार से बाहर निकलकर उस आदमी के पास जाती है और उसे उठाकर जल्दी से अपनी कार में बैठा देती है। लेकिन उसी समय वहाँ सभी गुंडे लोग आ जाते हैं। इनमें से हम एक ट्रे नाम के आदमी को देखते हैं जो जोई से कहता है चाकू नीचे करके खुद को सरेंडर कर दो। लेकिन जोई के पास एक छोटा सा चाकू था जिससे वो बार बार उन पर हमला कर रही होती है। इन्हीं के ग्रुप में हमें कैल्विन नाम का एक आदमी भी दिखाई देता है जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू था। जोई ने जिस आदमी को बचाकर अपनी कार में रखा था, कैल्विन उसी चाकू से उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद जब ट्रे जोई को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसी वक्त मौका मिलते ही जोई वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ट्रे उसे जाने नहीं देता। उसके पास एक गन होती है जिससे वो जोई के पैरों में गोली मार देता है। जोई घायल होकर नीचे गिर पड़ती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जोई को अपने अड्डे पर ले जाते हैं जहाँ ये सभी लोग उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। यहाँ इन लोगों को जोई के बॉयफ्रेंड की तस्वीर भी मिलती है और ये सभी लोग मिलकर जोई के साथ बुरा काम करते हैं। इधर नोवा काफी टेंशन में आ गया था क्योंकि काफी समय से जोई ने उसे कोई कॉल, मैसेज या फोटो नहीं भेजा था। आखिरी बार उसके पास एक बोर्ड की फोटो आई थी जो कि न्यू मैक्सिको की किसी जगह का था। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करके उनसे बात करता है। दूसरी तरफ ट्रे लगातार जोई को टॉर्चर कर रहा होता है। वो उसके जख्मों पर जानबूझकर नमक छिड़क रहा होता है। इसके बाद वो जोई को अपनी कहानी बताते हुए कहता है मेरे परदादा एक कर्नल थे, उन्होंने न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा, उनका खून मेरे और मेरे भाइयों की रगों में है। इसके बाद वो जोई को फ्रीजर में रखे ढेर सारे इंसानों के कंकाल दिखाता है और कहता है ये वो लोग हैं जिन्हें मेरे दादाजी ने मारा था। इन्हीं में से वो मैग्नस नाम के एक जनरल के बारे में बताता है। वो कहता है कि इसने मेरे परदादा के साथ गद्दारी की थी, इसलिए मेरे दादाजी ने इसे और इसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। इसके बाद ट्रे अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेलने चला जाता है जहाँ कैल्विन उससे कहता है हम इस लड़की को ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकते। अगर ये खबर मीडिया तक पहुंच गई तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे, इसलिए हमें इसे बहुत जल्द कहीं ठिकाने लगाना होगा। कैल्विन इन सब का लीडर था, इसलिए ये लोग उसकी बात टाल नहीं सकते थे। कोई भी उसका विरोध नहीं करता है। इसके बाद हमें जोई को दिखाया जाता है जो फिलहाल बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, लेकिन उसके सपनों में उसके बॉयफ्रेंड की यादें चल रही होती हैं। अचानक से जोई की आंख खुलती है, तब उसे मालूम चलता है कि उसके हाथ पैर लोहे के वायर से बांधे गए हैं। ऐसा करना लगभग असंभव था, लेकिन वो जोई जान लगाकर उस वायर से खुद को आजाद कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है उसी वक्त यहाँ पर कैल्विन आ जाता है। वो उसका पीछा करने लगता है जो उसके करीब जाती है और चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर देती है। इसके बाद हमें नोवा को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेनरी को देखते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस आदमी पर ध्यान देना। सुबह में जब वो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा होता है तभी उसका कुत्ता भागकर एक बॉडी के पास जाता है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जोई की ही होती है जिसे उन लोगों ने मारकर यहाँ दफना दिया था। जोई को इस हालत में देखकर हेनरी को बहुत बुरा लगता है। मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक तांत्रिक है। वो जोई को अपने साथ लेकर अपने वैन के पास जाता है जहाँ वो कुछ जड़ी बूटियां बनाता है और उन्हें जोई के शरीर पर लगाता है। फिर इसके बाद वो जोई पर कुछ रिचुअल वगैरह करने लगता है उसे जिंदा करने के लिए। ऐसा करने से कुछ होना तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक बार कोशिश जरूर करता है। इस दौरान वो देखता है कि उन लड़कों ने जोई के साथ क्या किया और कितनी बेरहमी से किया है। उसके पास कुछ शक्तियां थीं जिससे वो ये सब देख पाता है। ये सब देखकर जोई के लिए उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो हर हाल में जोई को जिंदा करने की कोशिश करता है। वो कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करता है जो अक्सर
अक्सर शैतानी शक्तियों में किए जाते हैं। तभी अचानक जोई आसमान में उठने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी का साया आ गया हो। वो हेनरी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और कहती है, मैं उन सबको नर्क में भेज दूंगी। तभी हेनरी कुछ करता है जिसकी वजह से वो शांत हो जाती है। अगले दिन सुबह जब जोई को होश आता है तो उसे खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ है, लेकिन जैसे जैसे उसे सब कुछ याद आता है उसके अंदर की आग भड़कने लगती है। पैदल चलते हुए वो एक टेलीफोन के पास पहुंच जाती है। उसी फोन से वो नोवा को कॉल करती है और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अब जोई को सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसकी आवाज सुनकर नोवा को काफी राहत मिलती है। जोई रोते हुए कहती है, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले जाओ। नोवा कहता है, फिक्र मत करो, मैं ऑपरेटर से लोकेशन पता करता हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसी समय जोई के सामने एक पुलिस की कार आकर रुकती है। वो उस पुलिस वाले से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये वही पुलिस वाला है जो उन लड़कों के साथ था। इस पुलिस वाले ने भी उन लड़कों के साथ मिलकर जोई के साथ गलत किया था। पुलिस वाला बार के अंदर जाता है और आराम से ड्रिंक करने लगता है। कुछ समय बाद जोई भी बार के अंदर पहुंचती है। वो बियर की बोतल छीनती है, उसे तोड़ती है और उसी से पुलिस वाले पर हमला कर देती है। वो उसे बेरहमी से मारती है और तड़पा तड़पा कर खत्म कर देती है। बार टेंडर जोई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उस पर भी हमला कर देती है। वहाँ एक और लड़का था जो जोई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो उस पर भी हमला करके उसे खत्म कर देती है। जब पुलिस वाले की मौत करीब होती है तो वो जोई से माफी मांगता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ गवाही दूंगा उन सब के खिलाफ, लेकिन जोई उसे माफ नहीं करती और मौके पर ही उसे मार देती है। कुछ समय बाद जब नोवा वहाँ पहुँचता है तो शेरिफ उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है तो शेरिफ कहता है, यहाँ कोई लड़की नहीं है। हालांकि वो बताता है, मेरी गर्लफ्रेंड गायब है और मैंने आपको कॉल भी किया था। शेरिफ कहते हैं, कुछ घंटे पहले यहाँ मर्डर हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ और ऑफिस आकर मिलना, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ समय बाद वहाँ उन लड़कों का ग्रुप भी आ जाता है। उनका एक दोस्त मारा गया था, इसीलिए वो देखने आए थे। उसी समय नोवा उनके पास जाता है और पूछता है, क्या तुमने किसी गोरी लड़की को यहाँ देखा है? इसके बाद वो इन लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी दिखा देता है। ट्रे साफ साफ कहता है, नहीं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी नोवा कहता है, अभी कुछ घंटे पहले ही उसने मुझे कॉल किया था। इतना सुनते ही कैल्विन एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से जोई को मारा था, इसलिए उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। नोवा की ये बात सुनकर अब ट्रे भी संकोच में आ जाता है। वो कैल्विन से कहता है, तुमने उसे कहाँ दफनाया है, मुझे दिखाओ। अगले दिन सुबह हमें जोई को दिखाया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक फार्म हाउस में पाती है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आई और क्यों आई है। वो चारों तरफ देखती है और वहाँ ढेर सारे हथियार रखे हुए देखती है। उन्हें देखकर वो समझ जाती है कि अब उसे आगे क्या करना है। इधर सारे लड़के जब जोई के कब्र पर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ जोई नहीं है। हालांकि कैल्विन कहता है, मैंने उसे अपने हाथों से मारकर यहीं दफनाया था, बचने का कोई चांस ही नहीं था। मुझे लगता है कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है। इसके बाद ट्रे अपने सभी साथियों से कहता है, हमें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना होगा। मतलब सभी लोग यहाँ से भागकर कुछ समय के लिए कहीं और छिपना चाहते थे, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। इनका एक दोस्त जब अपने घर पर सामान पैक कर रहा होता है तब वो देखता है कि उसकी कार का टायर पंचर हो चुका है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि टायर पर तीर से हमला किया गया था। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसकी मौत अब करीब है। वो तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करता है, जल्दी यहाँ आओ, मुझे लगता है वो आ चुकी है। उसी समय हम पीछे जोई को देखते हैं, जिसके हाथ में तीर कमान होता है और वो उस लड़के पर हमला कर देती है। वो लड़का खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जोई बार बार तीर मारकर उसे खत्म कर देती है। कुछ समय बाद जब ट्रे अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त मुसीबत में है। इधर हमें जोई को दिखाया जाता है जो बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है। आईने में खुद को देखकर वो खुद भी हैरान रह जाती है। उसके हाथों पर गहरे जख्म होते हैं। जब वो पट्टी हटाती है तो देखती है कि उसके हाथों पर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे सच जानना था, इसलिए वो सीधा हेनरी के पास जाती है। उसे देखकर हेनरी समझ जाता है कि वो यहाँ क्यों आई है। हेनरी कहता है, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की और तुम बच गई। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान एक महान योद्धा की आत्मा तुम्हारे शरीर में आ चुकी है। उसका नाम मैग्नस है, जिसके परिवार को इन लड़कों के दादाजी ने मार दिया था। अब वो तुम्हारे साथ एक हो चुका है और तुम्हारे साथ मिलकर बदला लेना चाहता है। लेकिन याद रखना, ये शरीर कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना काम पूरा कर लो। इधर ट्रे अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसे जोई ने तीर मारकर खत्म कर दिया था। वो अपने दोस्तों से कहता है वो जिंदा है और अब उसका टारगेट हम हैं। वो हम सबको मारकर बदला लेना चाहती है, इसलिए हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा। ये सभी लोग मिलकर जोई को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाते हैं। इसके बाद हमें एक कुत्ता दिखाया जाता है जो मांस का टुकड़ा नोच रहा होता है। जब उसकी मालकिन को इस बारे में पता चलता है तो वो शेरिफ को बुलाती है। जांच में पता चलता है कि जिस फार्म हाउस से जोई ने हथियार लिए थे वो इन्हीं कपल का था। जब शेरिफ फार्म हाउस के अंदर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ एक रिंग मिलती है जो कि जोई की होती है और गलती से वहीं छूट गई
गई थी। रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि बार में जो पुलिस वाला मारा गया था उसे उसी व्यक्ति ने मारा है जिसने उस फोन को इस्तेमाल किया था। इसके बाद हमें नोवा को दिखाया जाता है जो अपनी प्रेमिका की याद में उदास बैठा हुआ था। यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि जोई उसके कमरे के बाहर खड़ी होती है, लेकिन वो छुप रही होती है क्योंकि वो इस हालत में अपने बॉयफ्रेंड के सामने नहीं जाना चाहती थी। वो एक मैसेज लिखती है, मुझे भूल जाओ। मैसेज पढ़ते ही नोवा समझ जाता है कि जो आसपास ही है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने वाला होता है उसी वक्त वहाँ सारे लड़के आ जाते हैं जो कि नोवा पर हमला कर देते हैं। उसे मारने पीटने के बाद वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। इनका सिंपल सा प्लान था, लड़के को किडनैप करके उसे टॉर्चर करना ताकि लड़की खुद ही सरेंडर कर दे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जोई उनसे एक कदम आगे है। दरअसल वो यहीं पर थी। वो इनके एक दोस्त पर तीर से हमला कर देती है और तीर उसके गले के आर पार निकल जाता है। इसके बाद ये लोग कार स्टार्ट करके भागने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि वो उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन जोई उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो दौड़ते हुए कार पर चढ़ जाती है और कैल्विन के साथ फाइट करने लगती है। कैल्विन और जोई के बीच काफी देर तक जबरदस्त लड़ाई होती है। कैल्विन उसे हरा नहीं पाता जो उसे बुरी तरह मारती है। लेकिन तभी ट्रे को मौका मिल जाता है। वो अचानक ब्रेक मारता है और जोई नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो बेरहमी से उसे कार से कुचल कर निकल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जोई को कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये लोग नोवा को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग अपने अड्डे पर पहुँचते हैं जहाँ वो उसे बंद करके अगला प्लान बनाते हैं। अब तक उन्हें ये एहसास हो चुका था कि उस लड़की के अंदर किसी आत्मा का वास है और उसे मारना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो कुछ खतरनाक आदमियों को बुलाते हैं जिनके पास बेहद खतरनाक हथियार होते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार काम हो जाएगा। इसके बाद हमें जोई को दिखाया जाता है जिसके हाथ पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो चुके थे। वो अपने हाथ पैर खुद ही जोड़ती है और उन्हें टेप से बांध देती है। यहाँ तक कि उसका पेट भी फट चुका था जिसे वो टेप से चिपका देती है। कुछ समय बाद अचानक उसके शरीर से एक आत्मा बाहर निकलती है जो कि मैग्नस की आत्मा होती है। दरअसल वो जोई को और ताकतवर बनाने के लिए आया था। जोई के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए मैग्नस उसे कुछ हथियार देता है जिनसे वो इस लड़ाई को जीत सकती है। दूसरी तरफ जिस लड़के के गले में तीर लगा था वो दर्द से तड़प रहा था और अब वो रुकने की हालत में नहीं था। मौका मिलते ही वो कार लेकर भागने लगता है, लेकिन ट्रे उसे भागने नहीं देता और तभी कार के सामने अचानक जोई आ जाती है। वो अपने हाथ से भाला फेंकती है और उस लड़के को वहीं खत्म कर देती है। जोई की ऐसी एंट्री देखकर सबके अंदर डर बैठ जाता है। हालांकि वो लोग जोई पर गोली चलाते हैं लेकिन वो बचकर निकल जाती है। अब सभी को साफ समझ आ चुका था कि वो बदला लेने आई है, इसलिए सभी लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है क्योंकि जोई एक एक करके सबको खत्म कर देती है। कैल्विन जैसे ही नीचे स्विच बोर्ड के पास जाता है तभी जोई वहां पहुंच जाती है और उस पर हमला करके उसे भी मार देती है। अब तक वो कई लोगों को खत्म कर चुकी थी और आखिर में सिर्फ ट्रे बचा था। उसी समय वहां शेरिफ आ जाते हैं। ट्रे उसे मार नहीं पाता और भागकर बाहर चला जाता है। शेरिफ उस पर गन तानते हैं और उसे सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही ट्रे उन्हें गोली मार देता है और वहां से कार लेकर भाग जाता है। इधर जो नोवा के करीब आती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। हालांकि नोवा उसे आईने में देख लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जोई अपनी हालत से शर्मिंदा थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम ट्रे को देखते हैं जो सीधे हेनरी के पास पहुंचता है। उसे अब समझ आ चुका था कि जोई के साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे हेनरी का हाथ है। वो हेनरी से पूछता है, ये सब क्या है? हेनरी कहता है, तुमने तो उसे मार दिया था, मैंने तो बस उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान मैग्नस की आत्मा उसके शरीर में आ गई और उसी की वजह से वो आज जिंदा है। इसके बाद ट्रे पूछता है, उसे रोका कैसे जा सकता है? हेनरी कहता है, सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें मैग्नस के अवशेष लाकर इस पवित्र भूमि में दफनाने होंगे, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो आजाद हो जाएगा। इसके बाद ट्रे वापस जाता है और सारे कंकाल इकट्ठा करके लाता है, लेकिन जब वो उन्हें दफनाने लगता है तो उसे पता चलता है कि उनमें मैग्नस का कंकाल है ही नहीं, क्योंकि वो कंकाल इस वक्त जोई के पास था। ट्रे उस पर वार करने के लिए कार में से एक चैन कट्टर निकालता है और उससे जोई पर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो जोई को हरा नहीं पाता क्योंकि उसके शरीर के अंदर मैग्नस की आत्मा थी जो उसके पैरों पर हमला करती है, उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है और फिर उसका एक हाथ भी काट देती है। अब जोई उसे खत्म करने ही वाली थी, लेकिन तभी चकमा देकर ट्रे उसके शरीर में चैन कट्टर घुसा देता है, लेकिन खत्म होने से पहले ही जोई उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। कुछ समय बाद जब यहाँ नोवा आता है तो वो ट्रे का कटा हुआ सिर देखता है। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद जब उसे जोई के बारे में पता चलता है तो वो उसे देखने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि जो का आधा शरीर पूरी तरह कटा हुआ पड़ा था। जो धीरे से नोवा की तरफ देखती है और उससे गुजारिश करती है, मुझे यहाँ दफना दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। नोवा भारी दिल से हिम्मत जुटाता है और उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा देता है। उस पल सब कुछ जैसे थम सा जाता है और फिर जोई की आत्मा और मैग्नस की आत्मा दोनों आजाद हो जाती हैं। उन्हें आखिरकार शांति मिल जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं
यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।